डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मजमिश्र। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत। घटना के बाद प्रधानमंत्री ने बुलाई बड़ी बैठक। घटना के विरोध में कश्मीर घाटी में हो रहे हैं प्रदर्शन। आतंकी हमले के बाद कश्मीर घाटी से वापस लौट रहे हैं पर्यटक। डर तो है ही है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहे हैं हम, इसलिए आज वापस जा रहे हैं हम श्रीनगर। कल भी हमें आरो वैली, बेताब वैली, वो उधर का प्लान था आफ्टर लंच, बट हम वो कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। We just want to reach our home safely. Everybody are worried back home. पाकिस्तान लाखों अवैध अफगानियों को भेज रहा है वापस उनके देश। होंगी खेल की खबरें और खास रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। कश्मीर आतंकी हमले से दहला पूरा देश। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पूरी सरकार ने कहा, हमले के जिम्मेदारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हर तरफ शोक की लहर। पाकिस्तान से खेल संबंध खत्म करने की मांग हुई तेज। सचिन, कोहली समेत तमाम खिलाड़ियों ने भी की आतंकी हमले की निंदा और जताया शोक। तमाम टूर ऑपरेटर्स ने रद्द की कश्मीर की सारी बुकिंग। महाराष्ट्र में अब हिंदी नहीं होगी अनिवार्य भाषा। राज्य सरकार ने 6 दिन बाद बदला अपना फैसला। स्टूडेंट्स खुद चुन सकेंगे अपनी पसंद का थर्ड लैंग्वेज। मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 14 राज्यों में आज से हीट वेव का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में लू से एक मजदूर की मौत। 12 राज्यों में आंधी और बारिश का भी अलर्ट। और तुर्की के इस्तांबुल में 6.2 तीव्रता का भूकंप। 1 घंटे में भूकंप के 3 बड़े झटके। मरमारा सागर में था भूकंप का केंद्र। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले में अब तक 28 लोगों की मौत की खबर है। कई लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पहलगाम के नजदीक बैसरन का दौरा किया, जहां आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। हमले के विरोध में बुधवार को कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में स्कूल, कॉलेज और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे और जगह जगह इसके विरोध में प्रदर्शन हुए। एक रिपोर्ट के साथ हैं अंशिता। पिछले कई वर्षों में जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों को निशाना बनाते हुए किया गया ये सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है, जिसमें अब तक 28 लोगों के मरने की खबर है। स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे और वहां पुलिस कंट्रोल रूम में मृतकों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर वापस दिल्ली आ गए और शाम को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट बैठक बुलाई। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम हमले के दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हो रही है, जिसमें हमले को लेकर देश की प्रतिक्रिया और रक्षा रणनीति पर चर्चा होगी। बुधवार सुबह सऊदी अरब दौरे से लौटते ही प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी विशेष बैठक की थी। इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने पहलगाम हमले की पीड़ितों को आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर के लोगों में भी इस घटना को लेकर काफी गुस्सा है। अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। वहीं पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का कहना है कि ये हमला पर्यटकों पर नहीं बल्कि कश्मीरियत पर हुआ है।
टूरिस्ट वहां से अपने बीवी बच्चे लेके अपनी बचत करके यहाँ आता है कि मैं कश्मीर जाके जन्नत को देखूंगा, तो उसके साथ एक निहत्ते टूरिस्ट के साथ जिसके हाथ में तो कोई हथियार नहीं है, वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकता, इस तरह आप उस पर हमला करते हैं, उसकी जान ले लेते हैं। तो मैं कहती हूँ इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और मैंने पहले भी बोला, फिर से बोलती हूँ कि हम पूरे मुल्क के लोगों से, हम कश्मीरी लोग जो हैं शर्मसार है, शर्मिंदा है कि आप वहां से आए और यहाँ से आप मौत के में चले गए। इससे बुरा क्या हो सकता है? ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों पे हमला हुआ है और इसमें मैं कोई इस वक्त सियासी बयानबाजी नहीं करना चाहती, क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त लोग जो हैं वो बहुत तकलीफ में हैं, उनके दिल रो रहे हैं और हमारे दिल भी उनके साथ रो रहे हैं। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि होम मिनिस्टर साहब को चाहिए जल्द से जल्द पता लगाएं, जो भी इसके पीछे दहशतगर्द होंगे उनको पकड़ के कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए, और ताकि आने वाले जो वक्त में इस चीज को याद किया जाए और दोबारा खुदा न खासा इस तरह का वाकया ना हो। कांग्रेस पार्टी के नेता तारिक हमीद कर्रा ने इस घटना के लिए सरकारी लापरवाही को दोषी बताया है। डास्टर्डली एक्ट हुआ है। पूरी कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया जी और जम्मू कश्मीर की पूरी तमाम कांग्रेस जो है इस वाकये की, दिलदोज वाकये की कंडेमनेशन करती है। और जो लोग जान बहक हुए हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो उनको स्वर्ग में जगा दे और उनके जो लवाहिकीन हैं उनको ये दिलदोज सदमा बर्दाश्त करने का हौसला दें, और जो लोग जख्मी हैं वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो, यही हमारी दुआ है। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों ने पहलगाम हमले में शामिल 3 संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं और इनकी पहचान आसिफ फुजी, सुलेमान शाह और अबू तल्लाह के रूप में हुई है। ये तीनों आतंकी समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF के सदस्य हैं, जो प्रतिबंधित आतंकी समूह लश्कर ए तैयबा का एक अंग है। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ही इस हमले की जिम्मेदारी ली है। दुनिया भर में इस आतंकी हमले की निंदा हो रही है। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। जम्मू कश्मीर में ये मौसम काफ़ी सुहाना होता है और बड़ी संख्या में पर्यटकों का आना शुरू होता है। इस समय भी बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पहुंचे हैं, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद तमाम पर्यटक वापस जाने लगे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हमारे मेहमानों को इस तरह से घाटी छोड़नी पड़ रही है, ये दिल तोड़ने वाला है, लेकिन हम उनकी चिंता को पूरी तरह समझते हैं। इस बारे में वहां मौजूद पर्यटकों का कहना है। डर तो है ही है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहे हैं हम, इसलिए आज वापस जा रहे हैं हम श्रीनगर। ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो हम देखते थे टीवी वगैरह में माहौल काफ़ी अच्छा दिख रहा था। बिल्कुल ये उसके अपोजिट हुआ है, काफ़ी डरे हुए हैं बच्चे भी, हमारे साथ पूरी फैमिली है। तो अभी तो हमें तुरंत पहलगाम छोड़ना चाहिए। अभी टेररिस्ट का कोई आता पता नहीं है। कल भी हमें आरो वैली, बेताब वैली, वो उधर का प्लान था आफ्टर लंच, बट हम वो कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। We just want to reach our home safely. Everybody are worried back home. ये जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ है, इसलिए हमें बहुत फील हुआ है। हमारा मूड खराब हो गया घूमने का, बस इतना ही है, सब अच्छा नहीं हुआ। हमारा सब कुछ इसी पे चलता था, सब कुछ। हमने बैंक से लोन लेकर अपना माल लाया था, लेकिन सब खत्म हो गया। समझो जैसे कश्मीरी में हम बोलते हैं ना, वाजवान बनाओ, वाजवान में जहर किसी ने डाल दिया। और इस बीच जम्मू कश्मीर के उरी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकी सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए। भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स ने एक्स पर यह सूचना दी और लिखा कि आतंकी बारामूला में उरी नाले के पास से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें रोका, जिसके बाद गोलीबारी शुरू हो गई और 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी मिला है। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हमला उस वक्त हुआ है जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस अपने परिवार के साथ भारत में मौजूद हैं। इससे पहले भी अमेरिका से जब कोई बड़ा नेता भारत दौरे पर आया, तब भी 2 बार पर्यटकों पर कश्मीर में हमला हो चुका है। कब कब हुआ ऐसा, बता रही हैं आंचल। 20 मार्च 2000 को अनंतनाग जिले के छठी सिंहपुरा गांव में आतंकवादियों ने 36 सिखों की हत्या कर दी थी। यह हमला उस वक्त हुआ था जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के अगले दिन से ही यानी 21 मार्च से 25 मार्च तक की भारत की 5 दिन की सरकारी यात्रा शुरू होने वाली थी। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बिल क्लिंटन के साथ बातचीत में उस हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता का मुद्दा उठाया था।
संयोग की बात है कि उस वक्त भी क्लिंटन जयपुर और आगरा के दौरे पर थे। जैसे कि पहलगांव हमले के वक्त जेडी वेंस अपने परिवार के साथ जयपुर और आगरा में थे। साल 2002 में जम्मू कश्मीर के कालूचक के पास एक आतंकवादी हमला हुआ था और उस वक्त अमेरिका की उप विदेश मंत्री क्रिस्टीना भी रोका भारत की यात्रा पर थी। उस वक्त 3 आतंकवादियों ने मनाली से जम्मू जा रही हिमाचल रोडवेज की बस पर हमला किया और 7 लोगों की हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने सेना के फैमिली क्वार्टर में घुसकर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें 5 जवानों समेत 23 लोगों की मौत हो गई। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। पहलगाम हमले को लेकर सुरक्षा खामियों की भी चर्चा हो रही है। सवाल पूछा जा रहा है कि हजारों पर्यटक जहां मौजूद थे वहां सुरक्षा की व्यवस्था इतनी लचर कैसे थी। इस बारे में मैंने बात की वरिष्ठ पत्रकार और देशबंधु ग्रुप के एडिटर इन चीफ राजीव रंजन श्रीवास्तव से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप याद कीजिए कि 7 और 8 तारीख को इसी महीने अप्रैल महीने में ही एक बैठक हुई थी कश्मीर की सुरक्षा को लेकर, जिसमें अमित शाह भी थे, अजीत डोभाल भी थे और इनपुट तो होना चाहिए इनके पास। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा थी श्रीनगर की, वो यात्रा उन्होंने टाल दी। तो कुछ ना कोई इनपुट तो होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अगर इतने पर्यटक हैं और पिछले 5 साल में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, लगातार अपनी पीठ सरकार थपथपा रही है कि कश्मीर में 370 हटाने के बाद हमने बहुत कुछ बदल डाला और पर्यटकों की भीड़ लग गई। लेकिन जहां पर यह घटना घटी है और लगभग घंटा 1.5 घंटे तक यहां पर तांडव चलता रहा, पूछ के, अगर जैसा बताया जा रहा है, मुझे नहीं पता कि पूछ के अगर मारा गया तो फिर सुरक्षाकर्मी कहाँ थे, ये सवाल तो उठता है। और कश्मीर में हम लोग भी कई बार जाते हैं शमीर जी, आप याद कीजिए, और चप्पे पे, हर कदम पे, हर 50 मीटर की दूरी पे सुरक्षाकर्मी मौजूद होते हैं। किसी भी एरिया में जाइए। पहलगाम तो ऐसे भी सेंसिटिव एरिया है और चूंकि 1.5 महीने बाद अगर अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है और इस एरिया में अगर सुरक्षाकर्मियों की कमी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि थे ही नहीं, लेकिन काफ़ी लेट क्यों आए, ये तो सवाल उठाता है। जी बिल्कुल, ये सवाल उठाता है सुरक्षा व्यवस्था और इंटेलिजेंस इनपुट। एक दूसरी चीज़ और देखने में आ रही है, जिस तरह से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तो बहुत संतुलित हैं, विपक्षी नेता भी लगातार इसमें सरकार के साथ हैं कि आप जो भी कार्रवाई करिए, लेकिन हम लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि इसको किस तरह से पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। एक तरीके से कहा जाए तो इसको हिंदू मुस्लिम जैसे एक नैरेटिव में बदलने की कोशिश की जा रही है। हाँ, ये बड़ा दुखद है समीर जी, क्योंकि देखिए कल से जब से ये घटना घटी है, ये बयान एक आता है, वहाँ भुक्तभोगी ही एक लेडी का बयान आता है जिसमें कहा गया कि धर्म पूछकर आतंकी मार रहे थे, और इसके बाद से ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है, हिंदू और मुसलमान में बांटने की कोशिश हो रही है। लेकिन आज आप देखिए कि उसी कश्मीर में अलग अलग बंद का आह्वान किया गया और कई लोगों के ऐसे बयान सोशल मीडिया पे ये भी चल रहे हैं। एक तरफ ये तो चल रहा है कि आप कहीं ना कहीं यहाँ पर हिंदुओं को मारा गया है और मुसलमानों को छोड़ा गया, हालांकि ये भी सही नहीं है। एक मुसलमान मारा गया, सैयद जो हैं वो मारे गए, अब वो घोड़े वाले थे कि क्या थे, लेकिन मारे गए। देखिए, आतंक जो है वो किसी से जाति धर्म पूछकर नहीं फैलाया जाता है। आतंक का कोई धर्म नहीं है, आतंक की कोई जात नहीं है। इस बात को हिंदुस्तान को समझना होगा। और हिंदुस्तान की एक ही जात है, जात पात की राजनीति अलग है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो हिंदुस्तान की एक ही जात है, वो है यहाँ की संविधान, वो है यहाँ का लोकतंत्र। और हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है। यहाँ के सियासतदानों को समझना होगा, ये बात समझनी होगी कि हमारे देश में आप जाति धर्म में बांटकर अगर राजनीति करने की कोशिश करेंगे तो वो संभव नहीं है। और आज की तारीख में कश्मीर की आवाम ने ये बात बता दी है, क्योंकि आज जब इसी का प्रोटेस्ट पूरे कश्मीर में हो रहा है तो वहाँ कौन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मस्जिदों से कौन लोग आह्वान कर रहे हैं कि हम उन तमाम मारे गए या यहाँ आए हुए पर्यटकों के साथ हैं, टूरिस्टों के साथ हैं। ये उसी कश्मीर के, और कश्मीर के लोग कौन हैं, खासकर घाटी के लोग मुस्लिम हैं मैक्सिमम, वो हिंदू नहीं है। मैक्सिमम 95% मुसलमान हैं। तो इसलिए इस बात को समझना होगा। आप सोशल मीडिया के जरिए या किसी और प्लेटफॉर्म के जरिए नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस कोशिश में आप उत्तर भारत को बांट सकते हैं, जिस कोशिश में आप पश्चिम बंगाल को बांट सकते हैं, जिस कोशिश में आप महाराष्ट्र को बांट सकते हैं, लेकिन आप कश्मीर को नहीं बांट सकते। कश्मीर के लोग ऐसे भी कहते हैं कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत सब कुछ यही है। ये थे वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन श्रीवास्तव। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की।
पाकिस्तान ने अपने देश में रहने वाले उन अफगानी लोगों को वापस भेजने का अभियान तेज कर दिया है जो बिना किसी दस्तावेज के अस्थायी तौर पर वहां रह रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि इन लोगों की वजह से पाकिस्तान में सार्वजनिक सेवाओं पर बोझ बढ़ रहा है। पाकिस्तान का मानना है कि अफगान शरणार्थियों की वजह से उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। क्या है पूरा मामला, बता रही हैं आराधना। तालिबान के अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान से हर रोज 700 से 800 परिवारों को अफगानिस्तान वापस भेजा जा रहा है और आने वाले दिनों में करीब 20 लाख लोग भेजे जाने हैं। ये वो लोग हैं जो हैं तो अफगानी मूल के, लेकिन इन्हें ना तो अफगानिस्तान की कोई भाषा आती है और ना ही अफगानिस्तान के किसी इलाके को कभी देखा है। ये पाकिस्तान में बरसों से शरणार्थियों के तौर पर रह रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जो वहीं पैदा हुए हैं और वहीं शादी भी हुई। ये लोग अफगानिस्तान में चल रहे युद्ध की वजह से भागकर पाकिस्तान आ गए थे और फिर यहीं के होकर रह गए। नवंबर 2023 में पाकिस्तान ने इन लोगों को अपने देश अफगानिस्तान लौट जाने का अल्टीमेटम दिया। पाकिस्तान सरकार ने कहा कि 30 अप्रैल 2025 तक उन्हें वापस अफगानिस्तान लौटना होगा और इस आदेश को न मानने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पाकिस्तान ने इस महीने करीब 20,000 अफगान शरणार्थियों को वापस भेजा है और 80,000 से ज्यादा लोग 30 अप्रैल की समय सीमा समाप्त होने से पहले ही चले गए हैं ताकि गिरफ्तारी का दंश न झेलना पड़े। पाकिस्तान में अफगानिस्तान की सीमा पर कुछ गांव ऐसे हैं जहां ये शरणार्थी 1960 के दशक में आ गए थे। ये लोग और इनके बच्चे उर्दू भाषा बोलते हैं क्योंकि इन्हें अफगानिस्तान में बोली जाने वाली पश्तो और डारी भाषा नहीं आती। इन्हें ये चिंता है कि अफगानिस्तान में ये कैसे रह पाएंगे। यही नहीं, महिलाओं और लड़कियों की सबसे बड़ी चिंता तो ये है कि ये लोग तालिबान के शासन में खुद को कैसे ढाल पाएंगे, क्योंकि वहां तो स्कूल जाने पर भी पाबंदी है। 2021 में तख्ता पलट के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता हासिल की। इसके बाद तालिबान प्रशासन ने महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों को संयुक्त राष्ट्र ने जेंडर अपार्थाइड का नाम दिया। महिलाओं को विश्वविद्यालयों, पार्कों, जिम और ब्यूटी पार्लर जैसी जगहों पर जाने से रोक दिया गया। वहीं तालिबान के अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान से वापसी कर रहे अफगानों के लिए बुनियादी ढांचा खड़ा कर दिया गया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक बुनियादी ढांचे के नाम पर तंबुओं के अलावा और कुछ नहीं है। अफगानिस्तान की माली हालत वैसे भी ठीक नहीं है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी के मुताबिक अफगानिस्तान की करीब 85% आबादी $1 प्रतिदिन से भी कम पर जीवन यापन करती है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल जगत की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। आईपीएल 2025 के 40वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस रोमांचक मुकाबले में दिल्ली के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज केएल राहुल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने आईपीएल करियर के 5,000 रन पूरे किए और इस उपलब्धि को हासिल करने वाले 8वें बल्लेबाज बने। राहुल ने लखनऊ के खिलाफ 42 गेंदों पर नाबाद 57 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके दौरान उन्होंने मात्र 130 पारियों में 5,000 आईपीएल रन पूरे किए, जो इस लीग में सबसे कम पारियों में यह आंकड़ा छूने का रिकॉर्ड है। उनके नाम अब 46.35 की औसत के साथ 5,006 रन हैं, जिसमें 4 शतक और 40 अर्धशतक शामिल हैं और उनका सर्वोच्च स्कोर 132 नॉट आउट है। राहुल ने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज डेविड वार्नर का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 135 पारियों में 5,000 रन बनाए थे। वार्नर ने 2009 से 2024 तक 184 मैचों में 40.52 की औसत और 139.77 की स्ट्राइक रेट के साथ 6,565 रन बनाए, जिसमें 4 शतक और 62 अर्धशतक शामिल हैं और उनका सर्वोच्च स्कोर 126 रन है। तीसरे स्थान पर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज विराट कोहली, जिन्होंने 157 पारियों में 5,000 रन पूरे किए। कोहली आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 260 मैचों की 252 पारियों में 39.27 की औसत और 132.26 की स्ट्राइक रेट के साथ 8,326 रन बनाए हैं, जिसमें 8 शतक और 59 अर्धशतक शामिल हैं और उनका सर्वोच्च स्कोर 113 नॉट आउट है। इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स, जिन्होंने 161 पारियों में 5,000 रन बनाए हैं। डिविलियर्स ने 184 मैचों में 39.70 की औसत से 5,162 रन बनाए, जिसमें 3 शतक और 40 अर्धशतक शामिल हैं और वो आईपीएल इतिहास में 25 बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाले सबसे सफल खिलाड़ी हैं।
दिल्ली कैपिटल्स ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए लखनऊ को हराया और केएल राहुल की इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने इस मुकाबले को और यादगार बना दिया। यश त्रिवेदी, डीबी लाइव रेडियो। खेल की खबरें सुना रहे थे यश त्रिवेदी। और अब आज की खास रिपोर्ट। जाने माने फिल्मकार सत्यजीत रे को गुजरे आज 33 साल हो गए, लेकिन 20वीं सदी के इस बेहतरीन फिल्मकार ने ज़मीन से जुड़ी और राजनीतिक चेतना से लैस जितनी फिल्में बनाई, कलात्मक तौर पर उनकी फिल्मों ने जो इबारत लिखी, वो नए दौर के फिल्मकारों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं। सत्यजीत रे को याद कर रहे हैं हमारे साथी अतुल सिन्हा। आखिर क्या वजह है कि अपने गुजरने के 33 साल बाद भी सत्यजीत राय भारतीय सिनेमा की एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम लेते ही तमाम कलाकारों का सर अदब से झुक जाता है। एक ऐसे प्रतिबद्ध फिल्मकार जिन्होंने कभी ये परवाह नहीं की कि उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चलेंगी या कमाई करेंगी, हिट होंगी या फ्लॉप होंगी। वह हमेशा एक मिशन की तरह फिल्में बनाते रहे और हर फिल्म में एक इबारत लिखते रहे। पाथेर पंचाली से लेकर शतरंज के खिलाड़ी तक, चारुलता से लेकर देवी तक, सदगति से लेकर घर बायरे तक और गुपी गाइन बाघाबाइन से लेकर अपनी आखिरी फिल्म आगंतुक तक। बहुत लंबी फहरिस्त है उनकी फिल्मों की। ज्यादातर फिल्में बांग्ला में, लेकिन ज्यादातर फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोहरत। अपने देश की हकीकत और दर्शकों की मानसिकता को जितना बारीकी से सत्यजीत राय समझते थे, वह कम ही फिल्मकार समझते हैं। खासकर धर्म और सांप्रदायिकता को लेकर उनकी अपनी दृष्टि थी। अपनी फिल्म देवी को लेकर उठे विवाद पर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, I once made a film called The Goddess, Devi. It dealt with religious dogmatism. It didn't attack religion as such. It attacked dogmatism, the extreme form of religion. But people were writing in the papers that, because Mr. Ray is not a Hindu, he was a Brahmo, he's making such films against Hinduism and all that. But they are stupid people, you can't take them into account. This happens in India all the time. And people don't, we have a fairly backward audience here, I must say, in spite of the film society movement and all that. If you consider the large audience, it's a backward audience, unsophisticated audience, exposed to the commercial Hindi cinema more than anything else. And so, you face this problem, but you make the kind of films, I make the kind of films that I want to make. I make the kind of films that I enjoy making, that engages my attention, my creativity. That's all I can do. 20वीं सदी के सर्वोत्तम निर्देशकों में से एक सत्यजीत राय 2 मई 1921 को कोलकाता में पैदा हुए। कला और साहित्य में गहरी रुचि बचपन से रही। दादा उपेंद्र किशोर राय चौधरी और पिता सुकुमार राय से विरासत में मिली साहित्यिक समझ, कलात्मक दृष्टि और लेखन के हुनर ने सत्यजीत राय को बेहद गहरा सामाजिक नजरिया दिया। पढ़ाई प्रेसिडेंसी कॉलेज और विश्व भारती में हुई और करियर की शुरुआत एक पेशेवर चित्रकार के तौर पर। फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक जियां रेनुआ से लंदन में मिले, वहां एक इतालवी फिल्म देखी बाइसिकल चोर। तभी से फिल्म निर्देशन की तरफ रुझान हुआ और फिर पहली फिल्म बनाई पाथेर पंचाली, जिसे कान फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार भी मिला। उन्होंने चित्र बनाने के साथ साथ लिखना भी जारी रखा। कई कहानियां लिखी, बच्चों के लिए भी खूब लिखा और संगीत को भी बारीकी से समझा। उनकी फिल्मों को 10 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। अपने देश के सर्वोत्तम पुरस्कारों और यहाँ तक कि भारत रत्न से भी वे नवाजे गए। एक संवेदनशील चित्रकार कैसे एक बेहतरीन फिल्मकार बन सकता है, सत्यजीत राय इसके अद्भुत मिसाल हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स और एनिमेशन के इस आधुनिक दौर में क्या किसी फिल्मकार में इतना सब्र, इतनी गहरी दृष्टि, हर दृश्य और हर फ्रेम को पहले चित्रों या स्केच के जरिए कागज पर उतार लेने का हुनर है क्या? हर फ्रेम तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो सारा काम सहायकों के भरोसे होता है। और संवेदनशील दृष्टि की तो बात ही मत कीजिए। यहाँ तो फिल्मों का सारा खेल करोड़ों की कमाई की जुगाड़ के लिए खेला जाता है। कहाँ है कलात्मकता और कहाँ है वह संवेदनशीलता? बहरहाल हर दौर का, हर क्षेत्र का अपना अपना गणित होता है। बॉलीवुड का भी है, लेकिन सत्यजीत राय, बिमल राय, मृणाल सेन, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी अब भले ही नहीं हैं,
लेकिन यादों में बसी उनकी वो तमाम फिल्में जो शायद आज की पीढ़ी को बहुत धीमी, ठहरी हुई, उबाऊ लगे, क्योंकि ज़माना बदल गया है, फिल्मों की परिभाषाएं बदल गई हैं और ग्लैमर की पूरी दुनिया बदल गई है। जाने माने कलाकार अशोक भौमिक बताते हैं कि सत्यजीत राय ने शांति निकेतन में नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखोपाध्याय सरीखे कला गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी। फिल्म निर्देशन के पहले वे एक प्रकाशन संस्था में आवरण चित्रकार के रूप में काम करते थे। इसके बाद उन्होंने एक विज्ञापन संस्था में डिजाइनर का भी काम किया। प्रतीक चिन्ह या लोगो, किताबों के कवर पेज, इलस्ट्रेशन, पोस्टर और लिपि की रचना से लेकर अपनी फिल्मों के लिए दृश्य परिकल्पना सत्यजीत राय समान रूप से करते थे। साहित्य अकादमी का बेहतरीन लोगो भी सत्यजीत राय का बनाया हुआ है। बेशक सत्यजीत राय जैसे अद्भुत फिल्मकार को समझना आज के फिल्मकारों के लिए बेहद ज़रूरी है और तकनीक के इस नए दौर में भी सत्यजीत राय की दृष्टि का होना आज भी बेहद मायने रखता है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें ज़रूर बताइएगा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।